हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 7 से 9 फरवरी 7, 8 और 9 फरवरी का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। ये इसको अभ्यास, ये एक्सरसाइज नहीं, ये अभ्यास इसका नाम ही है। ठीक है। इसरो, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये डीआरडीओ द्वारा अभी अभ्यास या हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक जो है वो उड़ान परीक्षण किया गया है। ये उड़ान परीक्षण जो है वो 30 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किए गए हैं। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट को हीट भी बोलते हैं। तो आपसे अभ्यास के नाम से भी पूछा जा सकता है, हीट के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। और इसका जो विकास किया है वो डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान जो है एडीई, इनके द्वारा इसका जो है वो विकास किया गया है। ठीक है। और ये क्या है, स्वायत्त उड़ान, ऑटोमेटिक फ्लाइट्स के लिए। ठीक है। इनको उड़ाने के लिए आपको क्या है, पायलट की जरूरत नहीं है। इनको आप दूर कहीं बैठकर इनको उड़ा सकते हैं। ड्रोन की तरह ये फंक्शन करते हैं। इस तरह से इनको डिजाइन किया गया है। इनमें एक लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम है, लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, कि आप एक लैपटॉप के माध्यम से इसको उड़ा सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ इस विमान को क्या किया जा सकता है, एकीकृत या इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। और उड़ान पूर्व जांच, ठीक है, उड़ने से पहले जांच, उड़ान के दौरान डेटा रिकॉर्डिंग, उड़ान के बाद रिप्ले और उड़ान पश्चात विश्लेषण आदि के कार्य इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये क्या कर सकता है, हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक यथार्थवादी खतरे का परिदृश्य प्रदान करता है। ठीक है। एक्चुअल परिदृश्य ये देता है, एक्चुअल आपको सिनारियो प्रोवाइड करता है कि किसका कितना जो है वो खतरा हो सकता है। इसके बाद क्या है, इसकी बनाने में क्या है, न्यूनतम लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। और यह आयातित समकक्षों की तुलना में लागत प्रभावी है। जो इसके कंटेम्प्रेरी इंपोर्ट्स हैं, मतलब जो हम विदेशों से मंगाते हैं इसी तरह के विमान, उनके कंपैरिजन में ये कॉस्ट इफेक्टिव है, उनकी कंपैरिजन में ये सस्ता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर इसका इंडक्शन सफलतापूर्वक जो है वो सेना में होता है और सेना इसका मास लेवल पर यूज करना स्टार्ट करती है, तो सेना को क्या जो इम्पोर्ट है वो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी कम होगी और इम्पोर्ट पे जो पैसा लगता है उसमें भी काफी बचत होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शंस हैं नवदीप, नवमित्र, व्योम मित्र और व्योम सखी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये व्योम मित्र नाम से एक जो महिला रोबोट है उसको अंतरिक्ष में भेजने की जो है वो इसरो तैयारी कर रहा है। ठीक है। ये मिशन जो है वो वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए क्या है, निर्धारित है। थर्ड क्वार्टर जो होगा इस ईयर का, मतलब जो है वो जुलाई से और सितंबर के बीच का जो टाइम होगा उस टाइम पीरियड में ये लॉन्च किया जा सकता है। जबकि जो मानवयुक्त मिशन गगनयान है इसको वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाना है। और ये कहीं ना कहीं गगनयान, जिसके थ्रू ह्यूमन को स्पेस में भेजने का टारगेट है इंडिया, उसकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा है। ये व्योम मित्र जो है वो दो संस्कृत शब्दों से बना हुआ है। पहला है व्योम, व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष, और मित्र, मित्र का मतलब आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सहयोगी होता है। ठीक है। और हो सकता है आप लोगों ने बचपन में नाम सुना हो, एक कैप्टन व्योम करके जो है वो एक टीवी सीरीज, एक धारावाहिक भी आता था, वहां पे हो सकता है आपने नाम सुना हो। और कुछ परीक्षाओं में जो है वो हिंदी आती है, तो आप लोगों को पक्का पता होगा कि व्योम जो है वो अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है। ये व्योम मित्र अंतरिक्ष यात्री है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह अंतरिक्ष वातावरण में मानवीय गतिविधियों का अनुकरण कर सकता है। कि जो स्पेस में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो सकती हैं उसी तरह की एक्टिविटीज ये वहां पर क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। और जीवन समर्थन प्रणालियों के साथ बातचीत, इंटरेक्ट कर सकता है। जो लाइफ सेविंग जो है, लाइफ को जो सपोर्ट करने वाली जो सिस्टम्स हैं उनके साथ ये क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। उनके बारे में सारे बता सकता है कि ये प्रणालियां जो है वो ठीक से काम कर रही नहीं कर रही, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं होती है।
तो आर्टिफिशियली उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। तो ये भी बता सकता है कि वो सारी प्रणालियां जो है जो इसरो ने डेवलप की हैं वो सारी ठीक से काम कर रही हैं अथवा नहीं कर रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर किस नाम से चावल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नमामि चावल, भारत चावल, नमो चावल और वंदे चावल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये सरकार द्वारा भारत चावल नाम से उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर मिलने वाले एक चावल को लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा भारत चावल ब्रांड को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, चावल के 5 किलो और 10 किलो के पैक में 29 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर ये उपलब्ध होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि ये कीमत जो है वो मार्केट रेट से 15 से 20% जो है वो कम है। मतलब जनता को क्या है, सस्ते दरों पर जो है वो चावल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे एक परिवार जो है उनको हर महीने 1500 से 2000 रुपए की क्या होगी, बचत होगी। ठीक है, और ये जो है वो भारत ब्रांड चावल के तहत ये अपने आउटलेट के माध्यम से खुदरा बिक्री करेगी। ठीक है, रिटेल जो है इसकी सेल होगी। इसके साथ ही ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी इसको बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो भारत चावल सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है यूएई, भारत, कतर और तुर्की है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए यूएई है। और यूएई में भी बात करें तो यूएई के दुबई में ये सम्मेलन होना है 12 से 14 फरवरी के बीच में, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का जो विषय है, थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक, इसके अतिरिक्त भारत, तुर्की और कतर को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के लिए सम्मानित अतिथि नामित किया गया है। ठीक है, ऑनरेबल जो गेस्ट हैं उनको इनमें नामित किया गया है, भारत, तुर्की और कतर को। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो अतिथि देश हैं, गेस्ट कंट्रीज हैं, वो अपने सफल अनुभवों और विकासात्मक प्रथाओं, टेंडेंसीज का क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, एग्जिबिट करेंगे इनको कि ये किस तरह से क्या है अपने यहाँ विकासात्मक जो है वो कार्य कर रहे हैं और किन किन में इन्होंने किस तरह से सफलता प्राप्त की है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस और इनकी सारी डिटेल एज इट इज आपको हम पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप उस लिंक के माध्यम से या यूजर नेम से सर्च करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां से आपको ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएंगी, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने पास और इनको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। इनको मोबाइल में पढ़ना बहुत आसान है, ये मोबाइल फ्रेंडली पीडीएफ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये हैदराबाद में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। और हैदराबाद में भी जो सालार जंग संग्रहालय है वहां पर इसकी जो है वो आधारशिला रखी गई है। इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कर रहा है। और इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, जो पिछला बजट था वर्ष 2023-24 का बजट, उसमें घोषणा की गई थी कि 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, जिस भारत साझा शिलालेख भंडार या भारत श्री इंग्लिश में पढ़ेंगे, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये भारत श्री स्थापित करने की घोषणा की गई थी और उसी के तहत इसका जो है वो स्थापना की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर और बेंगलोर। तो सही जवाब ऑप्शन बी नई दिल्ली है। ये विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन जो होना है वो 7 से 9 फरवरी के बीच में इसका आयोजन होना है। इस सम्मेलन का विषय या जो थीम है वो है सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व, ये इसकी थीम है। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी, ठीक है, ये टेरी का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, TERI, ठीक, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी इसका फुल फॉर्म कई बार
पूछा जाता है। और इसका जो उद्घाटन है वो गुयाना के प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स, और भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। इनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान नागरिक संहिता विधेयक यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। ये विधेयक वहां की विधानसभा से पारित हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधान मंडल है उसमें केवल विधानसभा है, विधान परिषद वहां, विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, तो विधानसभा ने इसको क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक क्या हो जाएगा, कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, यह क्या करेगा, विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इसके संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और विनियमित करेगा। ठीक है, इनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, इनको रेगुलेट करेगा। इसके बाद उत्तराखंड में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक समान कानून होगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। आपके लिए सारे कानून जो है सिविल मामलों में भी सारे कानून आपके लिए क्या होंगे, सेम होंगे, और जो इस कानून के थ्रू क्या है, गवर्न होंगे। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ये जो समान नागरिक संहिता है ये राज्य की अनुसूचित जनजातियां, जो स्टेट की शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड का यूसीसी। वैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा थोड़ा बहुत कि गुजरात, जो सॉरी गोवा में ऑलरेडी जो है वो समान नागरिक संहिता है, लेकिन वहां पर इतने वास्ट लेवल पे नहीं है। वहां पर लिमिटेड एस्पेक्ट्स हैं जहां पर यूसीसी है, और वो भी पहले से वहां पर चला आ रहा है। वहां राज्य ने अपनी तरफ से उसको पारित नहीं किया है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। थोड़ी सी डिटेल हमने यहाँ पर उत्तराखंड के जो यूसीसी है उसकी मुख्य विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप हमसे ये पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से, और अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये सारी डिटेल लिख सकते हैं, या पीडीएफ ले लीजिएगा तो ये सारी डिटेल वहां पर आपके लिए रिटन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। ऑप्शन है राधिका राधासामी, डेनियल डेंसेक्सकू, नीमा सरीखानी और ताजाही फिंकेलस्टीन। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये नीमा सरीखानी जो है, इनके चित्र ने, उनके फोटोग्राफ ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड क्या है, जीता है। इन पुरस्कारों का जो आयोजन है वो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो लंदन में स्थित है उसके द्वारा इसका आयोजन, पुरस्कारों का आयोजन किया जाता है। और इन्होंने जो तस्वीर खींची हुई है उसमें एक सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर इन्होंने खींची हुई है, जिसको पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला गया है। ठीक है, इस तस्वीर को लेने से पहले नीमा सरीखानी ने नॉर्वेजियन द्वीपों पर 3 दिनों तक ध्रुवीय भालू की क्या की है, खोज की है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना वहां पर स्ट्रगल किया है इस फोटो को लेने को, तस्वीर लेने को, जिसको क्या है, जनता ने बहुत प्यार दिया है और इनको इसके लिए अवार्ड मिला है। इसके अलावा तजाही फिंकेलस्टीन है, इनकी फोटोग्राफ का नाम है द हैप्पी टर्टल, और डेनियल डेंसेस्कू की है स्टार्टलिंग मर्मरेशन। इनको भी काफी क्या है, सराहना मिली है। ये भी है, आप अगर फोटो देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे जो इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इनकी फोटोज को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही की घोषणा के अनुसार मार्च 2024 के बाद उत्तर प्रदेश कुल कितने हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा? ऑप्शंस हैं 19, 20, 21 और 22। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये मार्च 2024 के बाद उत्तर प्रदेश देश में 21 हवाई अड्डों वाला जो है वो क्या कर बन जाएगा, पहला राज्य बन जाएगा। हवाई अड्डों की बात करें, उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, नोएडा हवाई अड्डा और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यूपी में। और जो लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। मार्च 2024 में यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे, जो आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट में होंगे। और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों वाला जो है वो देश का पहला राज्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार की वृद्धि के बीच किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली और
ब्राजील। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये ब्राजील की सरकार ने डेंगू बुखार की वृद्धि के बीच अपने देश में क्या किया है, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। रियो डी जेनेरियो में इन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। क्या क्या है, डेंगू के मामले हैं ये करीब 4 गुना हो गए हैं और करीब 362 लोगों को अस्पताल में इनमें भर्ती किया गया है जनवरी में अकेले, रियो में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये मामला काफी इन्होंने सीरियस माना है और उस तरह इन्होंने वहां पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर डेंगू के बारे में। डेंगू जो है वो एक मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है और इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज प्रजातियों और मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी द्वारा होता है। ठीक है, ये कई बार आपसे मच्छर पूछ लिए जाते हैं, मलेरिया, उसके बाद से डेंगू और चिकनगुनिया। तो इसमें जो डेंगू है वो एडीज इजिप्टी जो है वो मच्छर द्वारा प्रसारित होता है। कई बार इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश में किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और सिंगापुर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये 7वां जो हिंद महासागर सम्मेलन है इसका उद्घाटन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया और इसका आयोजन जो है वो 9 से 10 फरवरी के बीच में 2 दिवसीय जो है आयोजन है। इस सम्मेलन का जो विषय है वो है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ये इस सम्मेलन का विषय है। और इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठन, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, सीनियर ऑफिसर्स ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, और यह सम्मेलन जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री जो है वो मंच है, एडवाइजरी फोरम है जो है ये हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2030 तक दुनिया की तेल मांग में वृद्धि में किस देश का सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने की उम्मीद है? मतलब जो तेल की मांग में वृद्धि होगी तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस देश द्वारा होगी 2023 से 2030 के बीच में? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत और फ्रांस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, ये भारत जो है जिसमें सबसे ज्यादा तेल की मांग में वृद्धि होने वाली है अगले कुछ सालों में 2023 से 2030 के बीच। अगर पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में जो तेल की खपत है वो 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, जो वर्तमान मांग है और जो 2030 तक मांग होगी तो इसमें 3.2 मिलियन बैरल पर डे की वृद्धि हो जाएगी। हर दिन इतना तेल और अधिक मात्रा में चाहिए पड़ेगा और इसमें से 1/3 से अधिक जो है वो केवल भारत से होगी। ठीक है, आइए का अनुमान है कि भारत में जो मांग 2023 में 5.5 मिलियन बैरल पर डे है, ये बढ़कर 2030 में 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। इस तरह से जो है वो भारत में करीब 1.1 मिलियन बैरल पर डे की तेल की मांग बढ़ जाएगी और 2027 तक भारत की मांग जो है वो वृद्धि चीन से आगे निकल जाएगी। मतलब चीन में जो मांग में वृद्धि होगी उससे भी ज्यादा भारत में मांग में वृद्धि होगी। ठीक, तो आज के करंट अफेयर्स में इतने ही क्वेश्चन हैं। आपको बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक के माध्यम से ही हमें पता लग सकता है कि आप जो है हम बता रहे हैं आपको उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको वो उपयोगी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप भी हमें कमेंट के माध्यम से वो सजेशन दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको नए जो भी कंटेंट आए चैनल पर उसकी आपको समय से जानकारी मिल जाए। पीडीएफ्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।